अच्छा बच्चों, आज हमने जो नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करना है वो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। इट इज़ नॉट एक्चुअली चैप्टर, ये एक टॉपिक है जो हमने पिछले जो चैप्टर पढ़े थे उसी का आगे एक टॉपिक है, उसको हमने कंटिन्यू करना है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है कि हम ये देखेंगे इसकी स्टेजेस कौन कौन सी हैं, स्टेजेस की करैक्टरिस्टिक्स देखनी है, उसके बाद इसकी कुछ दो तीन टाइप्स हैं वो देखेंगे, और जो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर किस जो है वो स्टेज के अंदर कौन सी स्ट्रेटजीज हमें अडॉप्ट करनी चाहिए वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बेसिकली जिस तरह एक इंसानी ज़िंदगी, एक इंसान अपनी ज़िंदगी के दौरान डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है, डिफरेंट मैक्सिमम स्टेजेस से गुजरता है। वो मैक्सिमम स्टेजेस कौन कौन सी हैं? वो उसका बचपन है, वो उसकी जवानी है, वो उसका बुढ़ापा है। अगर उसको मज़ीद ब्रेक डाउन करें तो बचपन में भी एक बिल्कुल जब जो बच्चा जो है छोटा होता है वो जो है अपने आप को भी मैनेज नहीं कर सकता। उसके बाद उसका लड़कपन आ जाता है, लड़कपन के बाद जब वो टीनेजर्स में आ जाता है, टीनेजर्स के बाद फिर जब वो आहिस्ता आहिस्ता यूथ की कैटेगरी में आता है, यूथ में भी एक वो यूथ होती है कि जो बिल्कुल शोल मेले वाली एज है। उसके बाद एक यूथ आती है जो आहिस्ता आहिस्ता जाती है अपनी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ, आहिस्ता आहिस्ता फिर वो पेरेंटहुड में आ जाता है। उसके बाद वो अगर बुढ़ापे में जाए तो एक अर्ली जो है ना वो ओल्ड एज है, एक लेट ओल्ड एज है। ठीक है, ये सारी की सारी फेजेस से गुजर के इंसान जो है एक न एक दिन जाकर इंसान की डेथ हो जाती है। इस तरह आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, सब प्रोडक्ट्स का कभी ना कभी वो जो है स्टार्ट होती हैं, मार्केट में इंट्रोड्यूस होती हैं, और कभी ना कभी वो जाके ख़त्म हो जाना होता है। उन प्रोडक्ट्स को मार्केट से आउट हो जाती हैं, ऑब्सीड हो जाती हैं डिफरेंट रीजंस की वजह से। और डिफरेंट रीजन जो हैं और अच्छा, मैं बता रहा था कि प्रोडक्ट्स को डिफरेंट रीजंस की वजह से वो मार्केट से ऑब्सलीट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। वो रीजंस कौन कौन से हो सकते हैं? समटाइम होता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ जाता है, समटाइम जो है वो अब आगे जाके जब वो लास्ट स्टेज आएगी हम उसमें इसको मज़ीद डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है कि वो जिन जिन स्टेजेस से आपकी प्रोडक्ट गुजरती है उसकी जो विजुअल कंसेप्शन है, विजुअल कंसेप्शन से मुराद कि उसको जब हम उन स्टेजेस को हम विजुअली जो देख सकते हैं, विजुअली जो समझ सकते हैं, वो जो एक डायग्राम, वो जो एक शेप, वो जो एक मॉडल है, उस मॉडल को जो उन सब स्टेजेस पर मुश्तमिल है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। या कि इसकी डेफिनेशंस हैं तो फिलिप कॉटलर के मुताबिक और विलियम जे स्टैंटन के मुताबिक द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज एन अटेम्प्ट टू रिकॉग्नाइज द डिस्टिंक्ट स्टेजेस इन द सेल हिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट, कि ड्यूरिंग सेल जो है प्रोडक्ट किन किन स्टेजेस से गुजरती है। फिलिप कॉटलर इसको ऐसे डिफाइन करता है, और विलियम जे स्टैंटन जो है वो ये कहता है कि द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल concept is the explanation of product from its birth to death, यानी कि उसकी वो पैदाइश से लेकर डेथ तक के जितने भी वो उसकी वो स्टेजेस से गुजरते हैं उनकी एक्सप्लेनेशन है। एज प्रोडक्ट एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेजेस इन डिफरेंट कंपैरेटिव एनवायरनमेंट, के डिफरेंट स्टेजेस और डिफरेंट कंपैरेटिव एनवायरनमेंट में रहते हुए जिन उसकी जो पूरी लाइफ स्पैन है उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं। ये जो है इसकी एक डायग्राम है, आप लोगों ने यकीनन पहले लाजमी देखी होगी आप लोगों ने। इसमें आपकी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है वो टाइम स्पैन है नीचे। ठीक है, टाइम स्पैन, सॉरी, टाइम स्पैन के आपका जो 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 आप देखें राइट साइड पे आ रहा है, राइट साइड का मतलब कि टाइम राइट साइड पे गुजर रहा है, और आपकी जो वर्टिकल एक्सिस पे आपके रेवेन्यू और प्रॉफिट है। और इस पूरे साइकिल को चार स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टेज आती है, उसके बाद ग्रोथ की स्टेज है प्रोडक्ट की, उसके बाद मैच्योरिटी है, उसके बाद डिक्लाइन है। अच्छा, कुछ जगहों पे डिक्लाइन के बाद एक पांचवी स्टेज भी ऐड करते हैं, वो है विड्रॉल की। विड्रॉल का मतलब दस्तबरदार हो जाना, पीछे हट जाना, खत्म कर देना, पांचवी स्टेज। लेकिन मेनली ये चार स्टेजेस हैं आपकी: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। विड्रॉल डिक्लाइन के बाद आती है जिसमें हम लोग उस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, अब इसमें जो आपको रेड लाइन या रेड कर्व जो आपको नज़र आ रहा है ये आपका रेवेन्यू कर्व है। रेवेन्यू के अंदर आपकी कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों चीज़ें शामिल होती हैं, यानी आपकी जो सेल की जो अमाउंट है वो चीज़ें, इसमें कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। और जो प्रॉफिट है ये आपकी कॉस्ट के अलावा जो एडिशनल अमाउंट आप लोग अर्न करते हैं उसको प्रॉफिट कहते हैं। अब ये देखें कि इंट्रोडक्शन की स्टेज में और ये जो आपका रेवेन्यू है
इंट्रोडक्शन से लेकर डिक्लाइन तक पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहने से मुराद ये है कि वो नीचे नहीं आया, लाइन से नीचे नहीं आया, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे नहीं आया। लेकिन जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट देखिए इंट्रोडक्शन स्टेज में वो प्रॉफिट लाइन से थोड़ा सा नीचे है। लाइन से नीचे होने से मुराद ये है कि वो थोड़ा सा लॉस है, उसमें इंट्रोडक्शन की स्टेज में लॉस बियर करना पड़ा है उसको, मार्केटर को। लॉस बियर करने की रीज़न क्या हो सकती है, ये मैं इंट्रोडक्शन स्टेज अब डिस्कस करूंगा, उसके अंदर आपको मैं बताता हूँ। इंट्रोडक्शन स्टेज जो है ये हमारे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की पहली स्टेज है, ठीक है। इसमें जो है प्रोडक्ट लॉन्च की जाती है मार्केट के अंदर, और उसका फुल स्केल प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग जो है प्रोग्राम जो है वो उसमें एक्टिव किए जाते हैं। द प्रोडक्ट इज न्यू वन, प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं है, इट मीन्स ए प्रोडक्ट दैट ओपन अप इंटायरली न्यू मार्केट। इंटायरली न्यू मार्केट में जो है ना वो प्रोडक्ट जो है ना वो आप ओपन करते हैं फॉर सेल, ठीक है। इन दिस स्टेज सेल ग्रो एट वेरी लो रेट बिकॉज इट इज़ नॉट एन इफेक्टिव डिमांड। अच्छा, इंट्रोडक्शन स्टेज में आपकी जो सेल है, वो सेल की जो ग्रोथ है वो इंतहाई स्लो होती है। क्यों? क्योंकि आपके प्रोडक्ट की अभी इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है, तो आपकी जो सेल की जो ग्रोथ है वो इंतहाई कम होती है, जैसे कि आपने डायग्राम में भी देखा पीछे। अच्छा, अब ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे जो इंट्रोडक्शन स्टेज की। इसमें है सबसे पहला लो एंड स्लो सेल। अभी जैसे मैं बता रहा था कि आपकी सेल इंट्रोडक्शन स्टेज में कम भी होती है, और स्लो से मुराद कि उसकी ग्रोथ भी स्लो होती है। ग्रोथ से मुराद के उसके अंदर जो सेल के अंदर जो इंक्रीज है वो भी स्लो होता है। मिसाल के तौर पे आपने प्रोडक्ट जो है वो आज लॉन्च की है, और इंट्रोडक्शन स्टेज जो है इसकी मिसाल के तौर पर 6 मंथ तक चलनी है। 6 मंथ तक हो सकता है कि आपकी प्रोडक्ट जितनी जो है वो एज कम्पेयर टू योर एक एस्टेब्लिश लीडर है, उसके मुकाबले में आपकी प्रोडक्ट 1%, 2%, मैक्सिमम 3% सेल हो रही है, ठीक है। ये हमारी इंट्रोडक्शन स्टेज में है। उसके बाद हमारी इंट्रोडक्शन स्टेज में हमारी कॉस्ट काफ़ी हाई होती है। कॉस्ट हाई होने की रीज़न ये है, दो रीज़न मेनली। एक तो ये हमने फुल स्केल मार्केटिंग प्रोग्राम अपना लॉन्च करना होता है। फुल स्केल मार्केटिंग प्रोग्राम में हम एडवर्टीजमेंट मैक्सिमम करते हैं, अब तक हमारा जो कस्टमर है हमारे प्रोडक्ट से अवेयर हो। एडवर्टीजमेंट के बाद हम लोग जो है उसमें वो उसकी जो रिटेलर्स हैं उनको मैक्सिमम बेनिफिट्स देते हैं प्रोडक्ट प्लेसमेंट के लिए। इसके अलावा एक और चीज़ है कि हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट है, क्योंकि हमारी भी डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है, डिमांड ज़्यादा ना होने की वजह से हम लोग प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं करते। तो एक इकोनॉमिक्स का रूल है कि जितनी प्रोडक्शन आप ज़्यादा करते जाएंगे उतनी आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम होती जाएगी। अब हम क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं कर रहे तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारी ओवरऑल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। इंट्रोडक्शन स्टेज में हम लोग अपनी जो प्राइसेस हैं, प्राइसेस कंपैरेटिवली कम रखते हैं हम लोग। वैसे ये लाजमी नहीं कि हर बार यही रूल हो, लेकिन जनरली ऐसा ही होता है। हमने अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए हम लोग अपनी प्राइसेस कम रखते हैं, लोअर प्राइस रखते हैं। आप लोग ये देखें जितने भी ब्रांड जो हैं वो जब लॉन्च हुए हैं, खासतौर पे ये आपके सर्कुलर रोड पे रीफ लैंड है, बोरजान की शॉप है, मिनी माइनर है, इसके अलावा और जितने भी ब्रांड्स हैं, ये सब क्या करते हैं, ये जो इंट्रोडक्टरी डेज होते हैं शुरू के दिनों में वो डिस्काउंट्स दे देते हैं कि पहले 4 दिन डिस्काउंट है, पहले 5 दिन डिस्काउंट है। कि हमारे प्रोडक्ट में 50% डिस्काउंट, ECS आया था उसने डिस्काउंट दिया था, गोर में आया था उसने डिस्काउंट दिया था। जितने भी ब्रांड है वो अपने प्राइसेस को कंपैरेटिवली कम रखते हैं। इसलिए कम रखते हैं ताकि कस्टमर को अट्रैक्ट किया जा सके अपनी तरफ। ये एक जनरल स्ट्रेटजी है। उसके बाद है हैवी प्रमोशनल एक्सपेंसेस। हैवी प्रमोशनल एक्सपेंसेस ऑब्वियस सी बात है, जब हमारे ब्रांड को हमारी प्रोडक्ट के बारे में भी कोई अवेयर ही नहीं है तो अपनी प्रोडक्ट की अवेयरनेस इंक्रीज करने के लिए हमें बिलबोर्ड भी लगाने पड़ेंगे। अगेन मैं यही एग्जांपल कोट करूंगा कि जैसे जब कोई नया ब्रांड आता है सर्कुलर रोड पे, तो वो क्या करते हैं, वो बिलबोर्ड सर्कुलर रोड पे जितने भी इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स ये लाइट पोल्स हैं, लाइट पोल्स के ऊपर छोटे छोटे वो फ्लैक्स स्टैंडिश टाइप फ्लैक्स जो हैं वो लगा देते हैं उसके ऊपर अपने आप को जी। लॉन्चिंग फ्राम 1 जून फॉर एग्जांपल, लॉन्चिंग फ्राम जो है ना 1 जुलाई, ठीक है, 30% ऑफ। इसके अलावा जितने बिलबोर्ड हैं बिलबोर्ड ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जो लोकल केबल है उसके ऊपर जो है ना अपनी प्रमोशन करते हैं वगैरह वगैरह। अब स्टार्ट में उनको अपनी प्रमोशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, और वही आप लोग देखते हैं कि बाद में जाके उनको वो इतनी प्रमोशन नहीं करनी पड़ती जितनी वो स्टार्ट में करते हैं। तो प्रमोशनल एक्सपेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं स्टार्ट में। लैक ऑफ नॉलेज। अब इसमें लैक ऑफ नॉलेज के दो पॉइंट है कि एक तो कस्टमर के पॉइंट से कि कस्टमर को आपके ब्रांड के बारे में इतना नॉलेज है, इतनी अवेयरनेस नहीं होती।
और दूसरा एंड ये है कि जो बिजनेसमैन है, जो मार्केटर है, उसको कस्टमर के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, बेसिक नॉलेज ज़रूर होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता कि कस्टमर किस चीज़ की डिमांड करेगा। सबसे बड़ी चीज़ को कस्टमर की डिमांड का तो तभी पता लगेगा ना जब कस्टमर जो है हमारे पास आना स्टार्ट होगा, हमारी प्रोडक्ट परचेज करना करेगा, हमारी प्रोडक्ट यूज़ करेगा। कस्टमर के बारे में तो नॉलेज से भी पता लगेगा, कस्टमर की जो बाइंग पावर्स के बारे में, कस्टमर के टेस्ट के बारे में। तो इंट्रोडक्टरी स्टेज में बिजनेसमैन के पास, मार्केटर के पास नॉलेज कम होता है कस्टमर का, और कस्टमर के पास नॉलेज कम होता है उस पर्टिकुलर ब्रांड का। लो और नेगेटिव प्रॉफिट, जैसे वो अभी पिछले देख रहे थे चार्ट के अंदर, ग्राफ के अंदर, कि या तो इंट्रोडक्टरी स्टेज में आपको प्रॉफिट लो होगा, कम होगा, या फिर नेगेटिव प्रॉफिट से मुराद कि लॉस बियर करना पड़ता है। अब लॉस क्यों बियर करना पड़ता है? जब चीज़ की अभी हमारी सेल ही नहीं हुई, या अगर सेल हो रही है तो वो इतनी कम हो रही है कि हमारे जो रनिंग कॉस्ट है, यानी कि हमारे बिजली के बिल हैं, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज हैं, वो प्रोडक्ट की सेल्फ कास्ट है, हमारी जो आउटलेट का जो रेंट हम लोग पे कर रहे हैं वगैरह वगैरह, वो ज़्यादा है, और हमारी जो बिक्री है, हमारी जो सेल है, वो कम है। तो इसका मतलब क्या है? हम लोगों को स्टार्ट में लॉस बियर करना पड़ेगा। ये लॉस बियर करते हैं प्रोडक्ट्स, एक ये कैरेक्टरिस्टिक से। नैरो प्रोडक्ट लाइन से मुराद कि अगर कोई ब्रांड अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा है तो हम लोग उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स नहीं लेके आते हैं। अब इसके एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, जब लेज आया था स्टार्ट में, तो लेज अपने सारे फ्लेवर्स इकट्ठे लॉन्च नहीं थे कर दिए लेज ने। वो लेज ने सिर्फ एक साल्टेड या क्लासिक जो उनका फ्लेवर है सिर्फ वो लॉन्च किया था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ जो है लेज ने अपने बाकी चीज़ फ्लेवर आया, उसमें योगर्ट एंड हर्ब्स आया, वो इकट्ठे नहीं आए। टाइम के साथ आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बाद में प्रोडक्ट लाइन इंक्रीज की। स्टार्ट में उनकी प्रोडक्ट लाइन बहुत नैरो थी, उन्होंने सिर्फ लेज साल्टेड जो है उन्होंने वो इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, ये हमारी इंट्रोडक्शन स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट के बाद आ जाती है हमारे पास ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज में वंस आपके जब प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस मार्केट में स्टार्ट हो जाती है, यानी कि लोग इसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट हो जाते हैं, लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाना शुरू हो जाते हैं, तो आपकी सेकंड स्टेज जो है ना वो स्टार्ट होती है। सेकंड स्टेज है आपकी ग्रोथ स्टेज। इसमें जो है आपकी जो प्रोडक्ट को मार्केट में एक रीजनेबल अप्रूवल मिल जाती है, और आपकी जो सेल्स है और रेवेन्यू और आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो एक इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होते हैं। मतलब कि जी आज आपने मिसाल के तौर पे 100 यूनिट सेल की है, कल को आपने 120 यूनिट सेल की हैं, परसों को आपने जो है ना वो 145 यूनिट सेल की हैं। अभी देखें, सेल में इंक्रीज हो रहा है लेकिन इंक्रीजिंग रेट पे। एक दिन 20 का इंक्रीज हुआ है, अगले दिन 25 का इंक्रीज हुआ है, उससे अगले दिन 30 का इंक्रीज हुआ है। यानी ग्रोथ में सेल इज इंक्रीजिंग बाय इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, अब इसमें जो है इन दिस इफेक्टिव आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपकी, वो पहले से ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। आपको कस्टमर के बारे में पहले से ज़्यादा नॉलेज मिलना स्टार्ट हो जाता है आपके जो है, और इसमें आपकी जो एडवर्टीजमेंट है और आपकी जो सेल प्रमोशंस हैं, जो कि आप अपने डायरेक्ट कस्टमर को भी और दरमियान में जो मिडल मैन हैं आप लोग उनको भी ऑफर करते हैं, उसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है इसके अंदर। ये करेक्टरिस्टिक्स है आपकी ग्रोथ स्टेज की। ये है रैपिड इंक्रीज इन सेल। जैसे मैं भी बताया था कि आपकी जो सेल है मार्केट में एक्सेप्टेंस की वजह से इंक्रीज होती है। आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर इंप्रूवमेंट्स लेके आते हैं। इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर जो कस्टमर्स का फीडबैक मिला होता है कि जी आपकी प्रोडक्ट के अंदर ये चीज़ चेंज होनी चाहिए, या ये चीज़ ऐड होनी चाहिए, या ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, आप उन चीज़ों के अंदर प्रोडक्ट के अंदर, बल्कि सिर्फ प्रोडक्ट के अंदर नहीं, पूरे मार्केटिंग मिक्स के अंदर चेंज लेके आ सकते हैं। आप इन्वायरमेंट के अंदर के हवाले से भी आपको समटाइम कस्टमर कहता है कि जी आपके यहाँ पे कमरे में गर्मी है, यहाँ पे एसी होना चाहिए, या यहाँ पे ठंड है, यहाँ पे हीटर होना चाहिए, वगैरह वगैरह। आप अपने मार्केटिंग मिक्स के अंदर इंप्रूवमेंट्स लेके आते हैं। इंक्रीज इन कंपटीशन, भाई आपका कंपटीशन इंक्रीज होता है। कंपटीशन कैसे इंक्रीज होता है? जब आपकी पता है ऐसा कस्टमर जो कि पहले ब्रांड बी के पास जा रहा था वो अब आपके पास आ रहा है, ब्रांड बी के पास जा रहा था अब आपके पास आ रहा है, तो आपका कंपटीशन जो है, आपका कंपैरेटर जो है वो भी अपनी एफर्ट्स इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि उसका मार्केट शेयर उसका डिस्टर्ब हो रहा है भाई। आपका मार्केट कंपटीशन आपका इंक्रीज होगा, प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे। जैसे मैं बताया सेल इंक्रीज हो रही है, तो डिमांड इंक्रीज होने से आपकी पर यूनिट कॉस्ट जो है, यानी प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। जब पर यूनिट कॉस्ट कम होगी तो आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे। इंट्रोडक्शन स्टेज में जैसे जब आपने अपनी प्राइस कम रखी थी कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, तो आप जो है अपनी ग्रोथ स्टेज के अंदर अपनी प्राइस इंक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको पता है मार्केट के अंदर एक्सेप्टेंस ज़्यादा हो रही है, तो वो चीज़ जो कल को आप 15 रुपये की सेल कर रहे थे, आज आप 18 की सेल कर सकते हैं, 20 की सेल कर सकते हैं। क्यों? आपको पता है कि कस्टमर जो है
कस्टमर का इंटरेस्ट बिल्ड हो गया हमारी प्रोडक्ट के अंदर, नाउ वी कैन मूव ऑन लिटिल बाय लिटिल ऑन आवर प्राइस साइड, कि हम प्राइस के ऊपर थोड़ा बहुत इंक्रीज कर सकते हैं। डिक्रीज इन कॉस्ट, डिक्रीज इन कॉस्ट से वही पॉइंट है जब कि आपकी ओवरऑल जो है, जब डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होने से आप प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, और जब प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट आपकी कम होगी। स्ट्रेंथनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, अब इसमें जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जो रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, उनको पता है भाई ये जो ब्रांड है, ये सर्टन ब्रांड, ये सर्टन प्रोडक्ट जो है इसकी मार्केट में डिमांड है, तो वो खुद भी डिमांड करेंगे भाई हमें ये प्रोडक्ट ला के दो, और आपको उतनी ज़्यादा खपत नहीं करनी पड़ेगी, करनी तो पड़ेगी एफर्ट, लेकिन उतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी जितनी आपको इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर करनी पड़ेगी। मेच्योरिटी स्टेज, ये हमारी तीसरी स्टेज है। अब जब आपकी ग्रोथ के बाद एक स्टेज ये आती है प्रोडक्ट के ऊपर कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो सैचुरेट हो जाती है। सैचुरेट होने के बाद वहाँ पे मतलब मार्केट के अंदर रश बहुत ज़्यादा हो जाता है आपके प्रोडक्ट या आपके प्रोडक्ट के मतलब, यानी कि सैचुरेशन से होता है कि जब एक जगह पे बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं तो वहाँ पे सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आप फ्रीली मूवमेंट नहीं कर सकते। सेम इज़ द केस कि जब आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो फुल हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे फुल हो सकता है कि जी आप भी रिटेलर को अपना जो है मिसाल के तौर पे अपने जो डिटर्जेंट है वो दे रहे हैं, आपका कंपेटिटर भी डिटर्जेंट दे रहा है, आपके कंपेटिटर 6-7 कंपेटिटर्स आ गए हैं, वो सारे अपने डिटर्जेंट जो प्रोवाइड कर रहे हैं, सारे जो है रिटेलर को एक हैंडसम अमाउंट पे कर रहे हैं, हैंडसम इंसेंटिव दे रहे हैं, उसमें सबके प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। तो इस केस में जाके आपका एक मैक्सिमम लेवल में जाके आपकी जो ग्रोथ है, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। मेजॉरिटी स्टेज में आपकी जितना मार्केट शेयर आपका हो सकता है मैक्सिमम एक लेवल पर जाकर रुक जाएगा। मिसाल के तौर पे मार्केट में 100 कस्टमर्स हैं, आपने इंट्रोडक्शन स्टेज में आप 3 कस्टमर्स को सेल कर रहे थे, ग्रोथ में आप 25 कस्टमर्स को सेल कर रहे थे, मेच्योरिटी में आप मैक्सिमम मिसाल के तौर पे 57 कस्टमर्स तक 57% कस्टमर को आप चीज़ें जब सेल कर लेंगे या वो आपके प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे, उसके बाद वो 57 से मजीद इंक्रीज नहीं करेगी। क्यों? उसकी रीज़न क्या है? कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ गया, या समटाइम ये भी होता है कि जी आपका जो कस्टमर है वो आपकी प्रोडक्ट से बोर होना स्टार्ट हो जाता है, या आपका कंपटीशन जो है वो ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है, या वो ज़्यादा सस्ती प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है, या वो उसका मार्केटिंग मिक्स में उसके पास ऐसा कोई कंपैरेटिव एज है जो आपके पास नहीं है, तो आपका एक लेवल पे जाके आपकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, उससे ज़्यादा आप ग्रो नहीं करेंगे। मेच्योरिटी के अंदर भी आपकी सेल ग्रो करती है, लेकिन ग्रो करती है डिक्रीजिंग रेट पे, ग्रो करती है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे। यानी कि आज मिसाल के तौर पे जब आपकी मेच्योरिटी स्टेज स्टार्ट हो रही है, तो जैसे मैंने बताया आपका ग्रोथ में पहले एक दिन 20 का इजाफा हुआ, अगले दिन 25 का इजाफा हुआ, अगले दिन 30 का इजाफा हुआ, ये एडिशनल इजाफे हो रहे हैं। लेकिन जो है मेच्योरिटी में सीन उल्टा है, आज मिसाल के तौर पे 30 का इजाफा हुआ, कल को जो 25 का इजाफा होगा, उसके बाद 20 का इजाफा होगा, एक स्टेज आएगी कि जो इंक्रीमेंट है कस्टमर्स का वो जीरो होगा, नंबर ऑफ कस्टमर्स में इंक्रीमेंट नहीं होगा, जितने पहले कस्टमर है उतने ही रहेंगे, वहां पे जाके आपकी स्टेज, आपकी मेजोरिटी स्टेज में मैक्सिमम आप जितना ग्रो कर सकते हो उतना ग्रो कर देंगे, उसके बाद मजीद ग्रो नहीं कर पाएंगे, और आपके जो मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन आपके कम होना स्टार्ट हो जाते हैं इस स्टेज में आके। क्यों? क्योंकि आपके जब कस्टमर्स इंक्रीज नहीं हो रहे, आपको प्रोडक्ट तो बना रहे हैं आप, जब कस्टमर इंक्रीज नहीं हो रहे तो आपको वहां पे आपके मार्जिन जो है वो प्रॉफिट मार्जिन कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये करेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी मेच्योरिटी स्टेज की। सेल्स इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, मैंने बता दिया आपको, सेल इंक्रीज हो रही है पर डिक्रीजिंग रेट पे हो रही है। नॉर्मल प्रमोशन एक्सपेंसेस, आप बहुत ज़्यादा प्रमोशन, जितनी आप इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर या ग्रोथ के अंदर आप अपनी प्रमोशन कर रहे थे, आप उतने प्रमोशन नहीं करते। आपको पता है कि मेरी मार्केट में जितना मैं मैक्सिमम एंटर हो सकता था मैं उतना एंटर हो चुका हूँ, अब मेरे इस प्रोडक्ट के साथ मैं मज़ीद पेनिट्रेट नहीं कर सकता, इसलिए मुझे बस इतने एक्सपेंसेस रखने हैं कि कस्टमर मेरी प्रोडक्ट को भूल ना जाए। नॉर्मल प्रमोशन एक्सपेंसेस होते हैं। यूनिफॉर्म एंड लोअर प्राइसेस, आप जो है अपनी प्राइसेस जो है ना वो या तो सेम रखते हैं या प्राइसेस थोड़ी सी मजीद कम कर लेते हैं, ग्रो से भी कम कर लेते हैं, कि आप कस्टमर को लो प्राइस की बेस पे जो है ना आप उसको अट्रैक्ट करना चाहते हैं। प्रोडक्ट मॉडिफिकेशंस, आप अपने प्रोडक्ट के अंदर हल्की फुल्की मॉडिफिकेशन ले आते हैं। जैसे क्या था कि जी अगर अगेन मैं, अब हालांकि लेस के ऊपर डिक्लाइन नहीं आया, लेस की मेच्योरिटी भी अभी पूरी नहीं हुई, अब उसमें ये था
कि लेस जो है साल्टेड ही आ रहा था। उन्होंने क्या किया, साल्टेड लेस को कि जिसके पैकेजिंग के अंदर थोड़ी बहुत चेंज कर दें, पैकेजिंग के अंदर चेंज क्या किया है, इसको हम सील, लेस सील वाला जो है ना वो हम लगा देते हैं कि जी आपने 50 वाला पैकेट लिया, सारा अभी नहीं खाना, थोड़ा बहुत खा लिया, बाकी बजाय क्योंकि वो पड़ा पड़ा उसमें नमी आ जाए लेस के अंदर, हम उसको एक सील वाला पैकेट हम लोग जो है ना मुतारफ करवा देते हैं। प्रोडक्ट के अंदर इस हल्की फुल्की जो है ना मॉडिफिकेशन आ जाती हैं। दूसरा क्या है, डीलर्स सपोर्ट। डीलर सपोर्ट से मुराद ये है कि आपके जो दरमियान में डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स आप जो हैं आपको सपोर्ट करते हैं या आप उनकी सपोर्ट की रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारी प्रोडक्ट मुझे इंक्रीज नहीं कर रही, ग्रो नहीं कर रही, तो आप थोड़ा बहुत जो है ना मुझे इसके अंदर थोड़ा सपोर्ट करो, मैं आपको इसके मतलब इसके बाद इंसेंटिव दूंगा। प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीजेज, मतलब प्रॉफिट मार्जिन जो है वो डिक्रीज करने से क्यों होते हैं, क्योंकि हमारी सेल ग्रो नहीं कर रही, हमारी जो फिक्स कॉस्ट है, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पढ़ी होगी, हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो चले कंपैरेटिवली हल्की फुल्की कम हो सकती है, लेकिन फिक्स कॉस्ट हमारी उतनी की उतनी है, जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट मार्जिन जो है वो पहले से कम हो जाएंगे। डिक्लाइन स्टेज, ये हमारी जो फाइनल स्टेज है किसी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, जिसमें मेच्योरिटी के बाद, यानी कि हमने पहले 57% कस्टमर को सर्व कर रहे थे, उसके बाद कंपटीशन इतना ज़्यादा इंटेंस हो जाता है या कस्टमर हमारे प्रोडक्ट्स इतना उगता जाता है या कोई इतना बेहतर कोई अल्टरनेटिव मार्केट में आ जाता है कि लोग हमारी प्रोडक्ट को छोड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। जो 57% कस्टमर थे वो 54 पे आ गए, आहिस्ता आहिस्ता 53 पे आ गए, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आगे 30 पे आ गए, 35 25 पे आ गए वगैरह वगैरह। एक स्टेज ये आएगी क्या, वो हमारे जो कस्टमर हैं जो कि 57 थे वो जीरो पे चले जाएंगे। जब जीरो पे चले जाएंगे ना, तब हम उस प्रोडक्ट से विदड्रॉ कर लेंगे। विदड्रॉ क्यों करेंगे, क्योंकि अब इसके बाद हमें लॉस स्टार्ट हो जाना है, विदड्रॉल बोलते हैं इसको, कि जब हमें लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा तो हम अपने प्रोडक्ट को बनाना बंद कर देंगे, बेचना बंद कर देंगे। क्यों, क्योंकि इसके बाद मजीद उस प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना या मजीद उस प्रोडक्ट को जो है वो सेल करने की कोशिश करना हमारे लिए जो है वो, पंजाबी की एक मिसाल है धी दे मुल जवाई पैना, यानी धी दे मुल जवाई पैना से मुराद ये कि वो फटीक साबित होना, या हमारे लिए जो है ना वो चीज़ जो है ना वो महंगी साबित होती है, बोझ साबित होती है हमारे लिए। ठीक है, इसमें हमारे जो प्रॉफिट जो अब डिक्लाइन स्टेज, कमिंग बैक टू डिक्लाइन स्टेज, के हमारे जो प्रॉफिट हैं वो पहले से कम हो जाते हैं। प्रमोशनल जो एक्सपेंडिचर्स हैं हम लोग बहुत कम कर देते हैं। उसकी रीज़न क्या हमें पता है कि भाई अब मज़ीद सेल नहीं होनी, तो हमें मज़ीद प्रमोशनल एक्सपेंडिचर, चाहे वो एडवर्टीजमेंट है चाहे वो डिस्काउंट्स हैं, हमें वो देने की ज़रूरत नहीं है। हम बस जितना स्टॉक है इसको, जितने प्रॉफिट में निकल जाए इसको निकालो और जान छुड़ाओ इस चीज़ से। ये करेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ हमारे उसकी डिक्लाइन स्टेज की। रैपिड डिक्रीज इन सेल, जिस तरह ग्रोथ के अंदर रैपिड इंक्रीज आया था ना, डिक्लाइन के अंदर रैपिड डिक्रीज आता है। उसकी रीजन मैंने भी बताई हैं आपको। फर्दर डिक्रीज इन प्राइसेस, हम प्राइसेस को इतना कम कर देते हैं कि हमारी जो कॉस्ट और हल्का सा प्रॉफिट मार्जिन वो निकलता जाए। रीजनेबल प्रॉफिट मार्जिन ना भी निकले, अब जो स्टॉक हमारे पास पड़ा है हमने वो निकालना तो है ना, हल्के फुल्के प्रॉफिट पे भी निकल जाए तो हम इसको निकाल के हम इस चीज़ को बाद में शट डाउन कर दें। नो प्रमोशनल एक्सपेंसेस, हम प्रमोशनल एक्सपेंसेस या बिल्कुल ही नहीं करते, तो करते हैं इतने लाइट से, इतने माइनर से करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जी मजीद जो प्रमोशनल एक्सपेंस करने का हमें फ़ायदा कोई नहीं है, इसलिए जो है हम लोग इसको मजीद वो नहीं करते, इसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते। सस्पेंशन ऑफ प्रोडक्शन वर्क, यानी कि जो विड्रॉल की स्टेज है, तो हम अपनी प्रोडक्शन काम कर देते हैं कि मार्केट के अंदर या हमारे स्टोर्स के अंदर जितना स्टॉक ऑलरेडी पड़ा है सिर्फ उनको निकालो और जो है ना बोरिया बिस्तरा गोल करें इस प्रोडक्ट का। ये कुछ टाइप्स हैं जो मैं स्टार्ट में डिस्कस कर रहा था क्लास में। ये 2-3 टाइप्स हैं। ये आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की पहली जो है उसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल। स्टाइल इज अ मैनर इन विच प्रोडक्ट इज प्रेजेंटेड इन सर्टेन स्टाइल, कम एंड गो। ये बेसिकली अगर मैं आपको सादे लफ्ज़ों में बताऊं कि जिस तरह कुछ आपकी प्रोडक्ट्स होती हैं वो सीजनल प्रोडक्ट्स होती हैं। उनका क्या है, आजकल जैसे सर्दियाँ गर्मियाँ सॉरी, अब गर्मियों में मैंगो की जो डिमांड है वो ज़्यादा हो जाती है, उसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता जब आप पहुँचेंगे सितंबर अक्टूबर तक पहुँचेंगे तो वहाँ पे जाके उसकी मैंगो की डिमांड जो है, आम की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। आप लोग ये देखें कर इंट्रोडक्शन में मैंगो की डिमांड ज़्यादा हो रही है, जब सितंबर अक्टूबर तक पहुँची तो फिर वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। इस तरह आपके सर्दियों वाले कपड़े हैं, उनकी सर्दियों में डिमांड उनकी ज़्यादा होती है, गर्मियों में उनकी डिमांड बिल्कुल नहीं होती या कम होती है, और सर्दियाँ दोबारा सर्दियाँ तो वो फिर इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट्स जिनका जो डिमांड है
वो पहले कम होती है, फिर इंक्रीज होती है, फिर किसी रीजन की वजह से दोबारा कम हो जाती है, फिर इंक्रीज हो जाती है। इस तरह की जो साइकिल या वेव्स होती हैं, इस तरह की जो प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है, उनको हम लोग बोलते हैं वो हमारी स्टाइल के रेलिवेंट प्रोडक्ट्स हैं। ये हमारी क्लॉथिंग में भी आ जाती है, ये हमारी ईटिंग में भी आ जाती है, ये शूज़ वगैरह में भी आ जाती है। डिफरेंट इसमें जो है ना वो है। अब शूज़ के हवाले से देखें, अब आगे हबस का मौसम स्टार्ट होना है। हबस के अलावा बाकी मौसम, चाहे वो सर्दी का है, चाहे वो हबस के अलावा दूसरी गर्मी है, इसमें जो है लोग वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन हबस के दिनों और हबस के दिनों में जो एक्सरसाइज की एक्टिविटीज़ है वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है, क्योंकि हबस के अंदर आपकी जो पास जो बॉडी से जो नमकियात हैं वो निकलने का अमल ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से आप ज़्यादा देर एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अब इससे जो है होता क्या है, आपके जो जॉगिंग के रेलिवेंट शूज़ हैं या एक्सरसाइज के रेलिवेंट जो शूज़ हैं, इनकी डिमांड भी फ्लक्चुएट करती है अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये आपका जो ऐसी प्रोडक्ट्स का जो लाइफ साइकिल है उसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल स्टाइल लाइफ साइकिल है। दूसरा है फैशन। फैशन जो है, ऐसी हमारी प्रोडक्ट्स जो है उनका लाइफ साइकिल फैशन हम उनको कहते हैं, जिनकी एक सर्टेन टाइम में डिमांड आई, ग्रो की, ग्रो करने के बाद वो दोबारा जाके वो डिक्लाइन पे चलेगी, दोबारा रिवाइव भी नहीं हुई वो, दोबारा जब रिवाइव भी नहीं हुई, और इनका जो लाइफ स्पैन है वो कंपैरेटिवली शॉर्ट होता है। बहुत लंबा लाइफ स्पैन या लाइफ स्पैन इनका नहीं होता। जिनका लाइफ स्पैन इतना लंबा नहीं होता वो दोबारा रिवाइव भी नहीं करती, ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं वो फैशन है। ठीक है, अब इसमें जैसे आप ये देखें कि हम लोग जो है उसके वो चाइना के मोबाइल फ़ोन आए थे, अगर आप में से किसी ने यूज़ किया हो, और जैसे पहले G5 हुआ करता था वो, जिनके पीछे 4-4 5-5 स्पीकर्स होते थे। और वो क्या था, जो प्रोडक्ट जो है मार्केट में आई है वो 6 महीने साल ही चली है। एज़ कम्पेयर टू अगर बाकी कंपटीशन से कंपेयर करें, उसका लाइफ स्पैन जो है वो इतना ज़्यादा नहीं था उसका। वो कुछ थोड़ा अरसा चली थी, जो 5-5 6-6 स्पीकर्स वाला मोबाइल फ़ोन थे, इतने बड़े बड़े जूते के साइज़ वाले मोबाइल फ़ोन थे। अब वो जो है थोड़ा अरसा चले थे, उसके बाद जो है वो उनकी डिमांड जो है ना वो कम हो गई, क्योंकि लोगों ने महसूस किया कि इट लुक ऑड, जब आप इतनी ऊंची आवाज़ में गाने सुन रहे हैं, घर में बैठे हुए या रोड पे जाते हुए या स्कूल कॉलेज में बैठे हुए या यूनिवर्सिटी में बैठे हुए, तो इट लुक ऑड। तो लोगों ने उसकी फिर डिमांड कम कर दिया। वो देखें मार्केट में कोई भी इसको यूज़ नहीं करता, क्योंकि लोगों का टेस्ट नहीं है वो रहा वो। ठीक है, इसके बाद है फैड। फैड जो है ऐसा लाइफस्टाइल है जो कि एक सर्टन जो है वो उसका इंट्रोडक्शन है, यानी कि वो प्रोडक्ट आई और अचानक इंक्रीज कर गई उसकी सेल। जब अचानक इंक्रीज सेल की, मेचोरिटी के बाद जाके अचानक डिक्रीज भी कर गई। वो मेचोरिटी पे थोड़ी देर सर्वाइव नहीं करती। उसका ये है कि प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुई, उसका बूम आया एकदम उसके अंदर, सेल के अंदर बूम के बाद अचानक वो उसकी डिमांड गिर भी गई। अब ऐसी प्रोडक्ट कौन सी होती हैं? ऐसी प्रोडक्ट्स आमतौर पे होती हैं जिनका किसी आमतौर पर किसी इवेंट से ताल्लुक हो। अब जैसे मिसाल के तौर पे अब जो है जो अगस्त में क्या होता है, तो 14 अगस्त मनाते हैं लोग। 14 अगस्त में क्या है कि जी अगस्त के मंथ में जाके लोग शर्ट्स परचेज करते हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान का झंडा बना होता है, या सब्ज और ग्रीन कलर उनके ऊपर होता है, या छोटे छोटे बैजेज होते हैं। अब उनकी जो डिमांड है वो अगस्त में जाके अचानक इंक्रीज हो जाती है, और काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। और 14 अगस्त गुजरने की देर है, उसकी डिमांड बिल्कुल ठप करके नीचे आ जाती है। बल्कि इन सम केसेस वो डिमांड बिल्कुल ज़ीरो भी हो जाती है। ऐसी प्रोडक्ट्स जो हैं जिनकी जो डिमांड है वो अचानक से इंक्रीज़ हो और अचानक से जाके वो बंद हो जाए, ठप हो जाए, तो ऐसी प्रोडक्ट्स को हम लोग बोलते हैं, ऐसे लाइफस्टाइल को, ऐसे सॉरी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को हम लोग बोलते हैं, ये फैड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। ठीक है, या कोई गाना आया मिसाल के तौर पर नया, वो गाना अवाम ने अचानक जो है ना वो सुनना शुरू कर दिया, इतना वायरल हुआ, लोगों ने उसकी डिमांड के अंदर अचानक इतना इंक्रीज हुआ, लेकिन उससे कोई बेहतर गाना आया, उसकी डिमांड बंद हो गई, या लोग सुन सुन के उकता गए, उसकी डिमांड बंद हो गई। ठीक है, ऐसे जो लाइफ साइकिल है उनको हम लोग बोलते हैं फैड। अच्छा, ये ओवरऑल कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं या फीचर्स हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के, जो कुछ मैंने पहले बता दिए। अब कुछ मैं जो है दोबारा मज़ीद बताता हूँ। अभी प्रोडक्ट है लाइफ साइकिल एज एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस पॉइंट को स्टार्ट में। एवरी प्रोडक्ट साइकिल स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन
of the product and in the market and it is ceased after passing through market growth and market stage। चीज का मतलब होता है रुक जाना, बंद हो जाना। कि इंट्रोडक्शन के बाद लाजमी कभी ना कभी जाके आपकी प्रोडक्ट ने जो है वो हो जाना है, उसकी डिमांड ज़ीरो हो जानी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं कि उनका जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कर्व है वो इतना हॉरिजेंटली स्ट्रेट होता है या इतना लंबा होता है, वो लगता है कि इनका कोई डिक्लाइन नहीं है, लेकिन इनको डिक्लाइन आना ही आना है लाजमी। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं वो 6 महीने में उनका डिक्लाइन आ जाता है, कुछ का 6 साल में आ जाता है, कुछ का जो है ना वो 60 सालों में, 600 सालों में भी नहीं आता। अब इसकी मैं एग्जांपल दूं आपको कि हमारी जो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं, नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ से मुराद जो आटा है, चावल है, ये हमारी जो है बेसिक नीड है जो कि हम लोग डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। अब इनको जो है आप लोग देखेंगे जब से इंट्रोड्यूस हुई, इनका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल चली जा रहा है, चली जा रहा है, चली जा रहा है, इनकी मेच्योरिटी भी नहीं आ रही इनकी। मतलब कि जब जहाँ पॉपुलेशन में इजाफा होता है इसकी डिमांड में मजीद इजाफा हो जाता है। अभी मेच्योरिटी भी पूरी नहीं आई इसकी, जो है ना ग्रोथ और मेच्योरिटी के दरमियान है कहीं। लेकिन एक ना एक स्टेज लाजमी आनी है कि इसको भी डिक्लाइन आएगा। इसको डिक्लाइन कैसे आएगा? जब इसके मुकाबले में कोई और ब्रेड आ जाएगी, इसके मुकाबले में और कोई जो है ना ऐसा मटेरियल आ जाएगा जिसको हम खा सकें। चावलों का आटा है वो अभी भी अवेलेबल है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ आएगी, ज़रूर आएगी कि इसको जाके इसके अंदर पर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो है साइकिल इतने लंबे होते हैं कि लगता है कि इनको डिक्लाइन नहीं आना, लेकिन इनको भी डिक्लाइन आता है। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पर नोकिया के सिंपल फ़ोन हुआ करते थे, जब तब सिर्फ नोकिया था, तो कोई भी बंदा, कोई भी कस्टमर नोकिया का ये इमेजिन नहीं था कर सकता कि नोकिया को भी डिक्लाइन आना है। नोकिया मार्केट, पाकिस्तान का मार्केट का वो एक लीडर था। लीडर का क्या, वो मोनोपोली थी नोकिया की एक हिसाब से तकरीबन, कोई बंदा सोच भी नहीं सकता। लेकिन आज देखिए नोकिया कहाँ पीछे पड़ा हुआ है। नोकिया को एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर कोई पूछ भी नहीं रहा। मेजॉरिटी है वो आपके पास हवावे यूज़ कर रही है, Xiaomi यूज़ कर रही है, आईफोन यूज़ कर रही है, सैमसंग यूज़ कर रही है। नोकिया को तो बहुत पीछे रह गया हुआ है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है जी, इट डिनोट्स दैट प्रोडक्ट पासिस फ्रॉम डिफरेंट स्टेजेस एट डिफरेंट स्पीड इन कोर्स ऑफ कंप्लीटिंग होल साइकिल। अच्छा, अब इसमें जो है स्पीड का यहाँ पे जिक्र है। कुछ की इंट्रोडक्शन की जो स्टेज की गुजरने की स्पीड ज़्यादा होती है कुछ प्रोडक्ट्स की, कुछ की इंट्रोडक्शन जो स्टेज की गुजरने की स्पीड कम होती है। ये बाकी सब स्टेजेस के साथ भी ऐसे हैं। अगर कोई देखें नेसेसरीज ऑफ लाइफ है, उसकी जो स्पीड स्लो होगी स्टेज गुजरने की। कोई फैड है तो अचानक से गुजर जाएगी स्टेजेस सारी उसकी। ठीक है, ओके। द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस फर्म ग्रो रैपिडली इन स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड स्टार्ट डिक्लाइनिंग ड्यू टू कंपैरेटिव कंडीशन एट स्टेज ऑफ मैच्योरिटी। जैसे ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ग्रोथ के अंदर आपके प्रॉफिट रैपिडली इंक्रीज होते हैं और मैच्योरिटी के अंदर जाके वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं आपके प्रॉफिट मार्जिन। कोई भी दो प्रोडक्ट्स जो हैं लाजमी नहीं कि उनका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सेम हो। अब बल्कि आमतौर पे आपकी हर प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल डिफरेंट होता है, किसी का लंबा होता है, किसी का छोटा होता है। ठीक है, द ड्यूरेशन ऑफ ईच स्टेज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट प्रोडक्ट्स। आपकी जो ईच स्टेज की जो ड्यूरेशन है वो डिफरेंट होती है। ये डिपेंड करता है आपके मैक्रो फैक्टर जो हमने पहले पढ़े हुए हैं, पेस्टल जिसे हम लोग कहते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, उन पर डिपेंड करता है। कंपटीशन पर डिपेंड करता है। उसकी वजह से किसी प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल जो है वो ज़्यादा होता है, किसी स्टेज की लेंथ ज़्यादा होती है, किसी स्टेज की लेंथ जो है वो कम होती है। अच्छा, एक नेक्स्ट ये भी है कि ये भी लाजमी नहीं कि आपकी जो प्रोडक्ट्स है वो इन चारों स्टेज से गुजरे। ये चार मैक्सिमम स्टेजेस बताई हैं मैंने आपको। समटाइम होता है प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुई, वो इंट्रोडक्शन में फ्लॉप हो जाती है, इंट्रोडक्शन में से आगे जाती ही नहीं वो। जैसे मिसाल के तौर पे आप आज एक मोबाइल फ़ोन बनाएं, मोबाइल फ़ोन कैसा बनाएं कि जी उसमें सांप वाली गेम हो जो नोकिया के पुराने फ़ोन है, ऐसा मोबाइल फ़ोन आप बना रहे हैं। आप इंट्रोड्यूस तो करेंगे, लेकिन एक एक आम फहम रखने वाला बंदा भी ये बता सकता है कि वो इंट्रोडक्शन से आगे नहीं जाएगी, इंट्रोडक्शन में फ्लॉप हो जाएगी। यानी ना वो ग्रो करेगी, ना वो मेच्योरिटी पे जाएगी। इंट्रोडक्शन के बाद उसको डायरेक्ट डिक्लाइन ही आएगा और वो बंद हो जाएगी वो प्रोडक्ट। ठीक है, इट डिपेंड्स। इट प्रोवाइड ए यूजफुल फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है आपको डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज डेवलप करने में जो है ना वो हेल्प आउट करता है कि इंट्रोडक्शन में हमने कौन सी स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करनी है, मेजोरिटी में कौन सी करनी है, ग्रोथ में कौन सी करनी है और डिक्लाइन में कौन सी करनी है। वो स्ट्रेटेजीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ब्रीफली।